आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हूं आज का मुद्दा जी हां, अयोध्या तनाज़ा लगातार मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इस मामले में जो सुनवाई टल रही है उससे कहीं ना कहीं नए बयान सामने आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नई तारीख दे दी है और सुनवाई टलने से एक तरफ संतों में नाराजगी बढ़ रही है तो दूसरी जानिब बीजेपी लीडरान सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के वजीर आला ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को हल नहीं कर पा रहा है तो हमें सौंप दे, हम अयोध्या मामले को 24 घंटे के अंदर हल कर देंगे। और रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आवाम को अयोध्या में शानदार मंदिर बनने का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट को जल्द सुनवाई करनी चाहिए। तो आज का मुद्दा में इसी पर हम बहस करेंगे कि कब होगी अयोध्या मामले की सुनवाई। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए क्या कुछ हुआ है, उसके बाद हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। 29 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 रुकनी आईनी बेंच के एक जज जस्टिस एस.ए. बोबडे की गैर मौजूदगी की वजह से सुनवाई टाल दी गई। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की आईनी बेंच ने 29 जनवरी को इस मामले को सुनने का फैसला किया था। इससे पहले 10 जनवरी को भी मामले की सुनवाई टल गई थी, जब जस्टिस यू ललित ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। उधर अयोध्या तनाज़े की सुनवाई टलने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला हमें सौंप दे तो हम 24 घंटे के अंदर इस मसले का हल निकाल देंगे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द फैसला सुनाने में अहल नहीं तो कोर्ट ये मामला हमें सौंप दे, हम इस मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा देंगे। वहीं वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मामले की सुनवाई टलने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। 70 साल पुराना मुकदमा है और 10 साल से अपील पेंडिंग है, इसलिए सुनवाई जल्द होनी चाहिए। आवाम चाहती है अयोध्या में शानदार मंदिर बने, कोर्ट को आवाम के जज्बात की कदर करनी चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं लेकिन देश के नागरिक के रूप में, कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। प्रयागराज में आज से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की क़यादत में परम धर्म संसद भी शुरू हो गई। 3 दिनों तक चलने वाली इस धर्म संसद में 18 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम है। इसके साथ ही प्रयागराज में 31 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद शुरू होगी। इस धर्म संसद में बीजेपी सदर अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। कुंभ में होने वाली इस धर्म संसद में संत समाज राम मंदिर को लेकर कोई फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो बहुत सारे सवाल हैं, सब्र का बांध टूट। 24 घंटे के भीतर हम इस मामले में खुद फैसला करने के में अहल है, हमें मौका दिया जाए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ये बातें क्या चुनाव के मद्देनजर हैं? एक तरफ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के जज्बात को भड़काने, बहकाने, काबू में रखने या कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की भी एक कवायद, इसको भी देखा जाना चाहिए। कोर्ट अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, कानून अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जो बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर भी बात करना बेहद जरूरी है। बहुत अच्छे मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है राजीव रंजन जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनसे बहुत कानूनी पहलुओं के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो तारीख पे तारीख हो रही है ये ऐसा क्यों। हालांकि कोर्ट का अपना काम है, लेकिन हम कानूनी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते हैं, आज भी मौजूद हैं, जानेंगे समझेंगे इनसे। दिनेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। इनको सवालों में कि कटघरे में खड़ा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है कुंभ में भी, कि कब मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख
नहीं बताएंगे। असद खान फलाही साहब है, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते हैं। सर खैर मकदम है आपका, आपसे बहुत सारी बातें जाननी है इस पूरे विवाद, इस तनाज़े के हवाले से। आचार्य दीपा शर्मा जी को भी अपने साथ जोड़ूंगा, जो कि धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगी। और अरशद आजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के लीडर है, स्काइप के जरिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए हमारे इन मेहमानों के साथ हम आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का। और जैसा कि इसका तरीकाकार है कि पहले 2 मिनट में आपको इस मौजू, इस मुद्दे से मुतालिक अपनी बात रखनी होती है। तो शुरुआत में मनीष कुमार गुप्ता जी से करना चाहूंगा। मनीष जी, इस रिपोर्ट में आपने देखा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ इस मुद्दे पर? हम लोग और तमाम टेलीविजन चैनल, अखबारात कितनी बात कर चुके हैं, देश की जनता तमाम बहस सुन चुकी है और इस पर लगातार बहस होती है। ताजा डेवलपमेंट पर आपकी राय 2 मिनट में। देखिए, एक लीगल मैक्सिम है, डिले इन जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, यानी हिंदी में कहें तो न्याय में देरी अन्याय है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि हिंदुओं के साथ अन्याय है, और ये हिंदुओं के साथ अन्याय होता आया है। आप इसे राजनीतिक तौर पे ना देखें, धार्मिक तौर पे देखें, आक्रमण के तौर पे देखें, हिंदू सहिष्णु रहा तो अन्याय होता आया और आज तक होता रहा है। नहीं तो क्या हो जाए फिर? नहीं, अब देखिए, हिंदुओं की आस्था मंदिर में है, और मंदिर और हिंदुओं की दूसरी बड़ी आस्था इस संविधान में है। अब हिंदू चाहता है कि संविधान से, कानून से उसका फैसला हो, और अदालत वही काम तेजी से नहीं कर पा रही है। देखिए, होना क्या चाहिए इस देश में, एक जैसे एक और कोर्ट है, सुओ मोटो एक्शन, यानी कोर्ट को या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है कि ये काम के लिए हमें किसी पिटीशन की, किसी के उठाने की, इशू उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट को अपने आप ही सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां करोड़ों लोगों की आस्था इस मुद्दे पर टिकी है, न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी इस इंतजार में हैं कि कब ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो, मंदिर बनना है तो बने या कुछ और फैसला हो, ताकि इस मुद्दे पर राजनीति खत्म हो, विकास की बात और चले। दोनों बड़े राजनीतिक दल या सारे प्रथम 10 राजनीतिक दल विकास की बातें करें। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये मंदिर का फैसला हमेशा के लिए हो जाए। तो मेरा तो न्यायालय से यही दरख्वास्त रहेगी कि इस मंदिर के फैसले पर छोटी छोटी बातों को लेकर देरी ना हो। देखिए, होता क्या है कि एक जस्टिस साहब अपने कार्यक्रम से अलग हो गए, डिसीजन से अलग हो गए, आज दूसरे जस्टिस बोबड़े साहब छुट्टी पर हैं, तो अब उसकी वजह से डिले है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म निकाला जाए कि ये अगर किसी एक की छुट्टी पर जाने से डिले ना हो और सुनवाई शुरू हो। जी, राजीव रंजन जी, ये जो बात मनीष कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, सीधे तौर पर अदालत की कार्रवाई में जो देरी हो रही है उसको लेकर के अपनी बात रख रहे थे। इसको कैसे देखा जाए? क्या हम लोगों को ये हक है इस तरह से कहने का, बोलने का, इस देरी पर सवाल उठाने का? कानूनी तौर पर जरा हमें समझा दीजिए। एक्चुअली इमरान साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 145(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 143 जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कंस्टिट्यूट किया जाता है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंस्टिट्यूट तब किया जाता है जब किसी तरह की डिफरेंसेज आती है, और डिफरेंसेज इन इशूज आती है, डिफरेंसेज इन व्यूज आती है। एक्चुअली जो अभी का जो केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर किया गया, उसका रीजन यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज को, इस तथ्य को, इस एविडेंस को देखा कि इसमें व्यूज है, में डिफरेंसेज है। अकॉर्डिंगली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया। आपने लास्ट डेट में देखा कि लास्ट में जस्टिस यू ललित साहब जो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, चूंकि राजीव धवन साहब ने उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया था, चूंकि कंटेम्प्ट केसेस में 1994 में कल्याण सिंह के केसेस को वो डिफेंड कर रहे थे। जस्टिस यू ललित उस समय वो एडवोकेट हुआ करते थे, सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। फिर जब वो विड्रॉ कर लिया, फिर इन्होंने नई बेंच बनाया जिसमें जस्टिस यू ललित और जस्टिस रमन्ना साहब को उन्होंने विड्रॉ किया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से, और फिर जजेस को उसमें इन्वॉल्व किया। अब बोबड़े साहब अभी
एक्चुअली मैं सुप्रीम कोर्ट में लगातार रहता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो उनकी कुछ पर्सनल रीजन से वो छुट्टी पे चल रहे हैं। एक बार बेंच कंस्टिट्यूट कर गया है और उसमें सीनियर जजेज हैं, जितने भी जजेज हैं जो आर्टिकल मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली, अब वो छुट्टी पे चले गए हैं। छुट्टी पे चले गए हैं तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम एक दिन में फिर से कंस्टिट्यूट बेंच कर ले, क्योंकि ये जो इशू है वो इशू फ्रेम होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये डिसाइड करेगी कि हमें किस किस इश्यूज को डिसाइड करना है, जो चूंकि यहाँ पे डिफरेंसेज है, कई सारे डिफरेंसेज है, कई सारे पार्टीज हैं, कई सारे इसमें ऑब्जेक्टर्स हैं, इंटरवेनर्स हैं, तो उनके इश्यूज को डिसाइड करने के लिए पहले बेंच इसको इशू डिसाइड करेगी। इशू डिसाइड करने के बाद फिर से वह कार्रवाई शुरू होगी, उस पे सुनवाई शुरू होगी, अकॉर्डिंगली वो सारा डिसाइड किया जा सकता है। मैं और भी तो बहुत एक सी दिन में चीजें इमरान साहब उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 दिन पहले रजिस्ट्री ने अभी डिसाइड किया कि अभी बोबड़े साहब छुट्टी पे हैं, तो हम उसको 29 की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। जी जी, तो अकॉर्डिंगली फिर उसको आगे मैं आऊंगा सर आपके पास। आचार्य दीपा शर्मा, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, संतों में बड़ी नाराजगी है, उनमें आक्रोश है, उसमें उसके में सियासत भी बहुत हो रही है। अब एक और धर्म संसद शुरू हुई है और मंदिर इशू है वहां पर, उसको लेकर संत समाज नाराज है। कोर्ट अपना काम अपने तरीके से कर ही रहा है, हो सकता है उसमें डिले हो रहा हो, वो कानून का अपना पहलू है, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन इसको कैसे देखा जाए और क्या आप लोग अब चाह रहे हैं, क्योंकि कहने भर से काम नहीं चलता है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बड़ा ही दुखद लगता है कि राम मंदिर के लिए इतना इशू हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है, और जहाँ तक कि गवर्नमेंट की बात है तो सरकार ने भी इसमें कोई कम कसर नहीं छोड़ी है। एक बहुत अच्छा मोटा वोट बैंक तैयार किया था राम मंदिर के नाम पर जब इलेक्शन शुरू हुए थे। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत ही प्रचार प्रसार के साथ सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि इस बार राम मंदिर जरूर बनेगा। सरकार को आए हुए भी इतने साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और ये बहुत दुखद है कि अगर संतों को इकट्ठा होकर फिर से एक धर्म संसद के नाम से एक संसद बनानी पड़ रही है, और जहां पर उनको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि राम मंदिर के लिए अब क्या कुछ किया जा सकता है। जैसा आपने कहा कि कोर्ट जो अपना काम कर रही है वो अपने ढंग से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति कहीं कम नहीं है, क्योंकि राजनीति हर पार्टी इस पे खेल रही है। अगर आप कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या किसी और भी पार्टी की बात करें, तो हर पार्टी इसमें अपना अपना सियासी खेल खेल रही है। हर व्यक्ति राम मंदिर की बात करता है लेकिन वहां तक पहुंचता कोई नहीं है। हर रोज हर न्यूज चैनल पर राम मंदिर की चर्चा होती है कि राम मंदिर बनेगा, अब यहां पर नींव रखी जाएगी, लेकिन आज जैसा कि फैसला फिर टल गया, सुनवाई आगे के लिए चली गई। तो कितनी दुखद ये घटना हमें लगती है और कितनी दुखद ये बात है कि एक राम मंदिर का मुद्दा, जो कि अभी जैसे मेरे साथ जो साहब बैठे उन्होंने कहा कि राम मंदिर बने या ना बने, जो फैसला हो या ना हो, तो ऐसा नहीं है। राम मंदिर तो बनेगा, ये फैसला तो निश्चित है कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये एक मुख्य सवाल है, जो कि संतों का एक मैं कहूंगी कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसीलिए धर्म संसद स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी को करनी पड़ रही है कि वहां सभी संत इकट्ठे हों और किस तरीके से हम इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं, और अगर सरकार या कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पा रही तो संत समाज इसमें कैसे आगे बढ़ के इसको किस तरह से शुरुआत किया जा सके, ये सब कुछ इसलिए ही ये धर्म संसद की जा रही है उनके द्वारा। ठीक है, इस पर हम और बात करेंगे आचार्य दीपा आपसे, लेकिन मैं आना चाहूंगा दिनेश सिंह जी की तरफ। दिनेश सिंह जी, सियासत इस पर जमकर हो रही जैसे कि दीपा कहती हैं, और सबसे ज्यादा अगवा अगर कोई रहा है तो वो आपकी सियासी जमात, आपकी पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी, और आप ही लोग कहते हैं कि भाई हम कर रहे हैं इस पर सियासत, इसलिए उम्मीद भी हमसे ही है लोगों को। लेकिन ये बताइए ना कि कब डेट है, मंदिर कब बनाएंगे? वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि कोर्ट का फैसला आने के बाद देखेंगे। कोर्ट अपना काम अपनी गति से कर रहा है। पहले 2 मिनट में अपनी बात रखिए। इमरान जी, पहली बात तो आप करें कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसमें हम कहीं से कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती थी, आज भी कह रही है, और हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। दूसरी चीज, कोई एक पार्टी का मुझे नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सीना ठोक के कहती हो कि अयोध्या में जन्मभूमि पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनेगा। एक अगर कोई कहती है पार्टी तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, डेट क्यों नहीं बताते? अब मुझे और आपने इस मुझे दिशा में कहा है ना आपने क्या किया वो बताइए। 2 मिनट मुझे समय नहीं, अभी बीच में टोका टोकी का विषय अगर है तो कहिए, यही हम लोग कर लें। तो हमने कहा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, बाकी किसी दलों में, किसी राजनीतिक दल में इतनी नैतिक साहस नहीं है को राम मंदिर कहे, वो विवादित स्थल कहती है। तो राम मंदिर कहने तक की हिम्मत किसी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और योगी जी ने तो यहां तक कहा
कि अगर हम मामला हमारे पास होता तो इसका निर्णय हम कैसे कर देते। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा मुख्यमंत्री होकर, चूंकि निर्णय आप कह रहे हैं तारीख, हाँ निश्चित तौर पर मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर हमारी सरकार बनाएगी, लेकिन चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो तिथि तो बताने का काम उनका है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा हमको न्यायालयीय व्यवस्था पर विश्वास है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आप भाई साहब भी कह रहे थे कि जब किसी मामले में न्याय मिलने में देर होती है तो वो भी एक तरह का अन्याय ही है। और ये कोर्ट किसके लिए, आप लोग कहते हैं कि अगर कोर्ट पे कुछ बोल देंगे तो मानना है। कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो, इन लोगों का काम क्या है कि व्यक्ति के जीवन में सहजता, सुगमता और सरलता पैदा करना है। ये कोर्ट का भी काम है और ये सरकार का भी काम। इसीलिए तो कोर्ट है, नहीं तो कोर्ट की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए तो सरकार है, नहीं सरकार की जरूरत क्या है? आदमी कहीं से न्याय नहीं पाता तो अंततः अदालत की शरण में जाता है। और ये मामला हाई कोर्ट से, उसमें निर्णय है, ये कहीं नहीं है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम मंदिर है। मामला सिर्फ डेट पर डेट, आज एक जज छुट्टी पे चले गए, कल दूसरे जज चले गए। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। असद खान फलाही साहब, उत्तर प्रदेश के वजीर आला कहते हैं कि 24 घंटे में हम इस मामले का निराकरण कर देंगे अगर हमें सौंप दिया जाए कोर्ट के जरिए, या कोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसको डिले कर पा रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात सामने आने लगे। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमें इंतजार है भव्य मंदिर का, कैसे इसको देखा जाए। ऐसे में जबकि कोर्ट अपना काम कर रहा है, हो सकता है उसमें कुछ गति धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, वो अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। इस तरह के बयानात और इस वक्त जबकि कुंभ चल रहा हो, कैसे देखते हैं? क्या उसको कहीं ना कहीं मुतासिर करने की, वहां भी अपनी सियासत करने की एक कोशिश है? मैं इस पे शुक्रिया इमरान भाई, बहुत बहुत। अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को देखेंगे तो यही जगह थी, मैं यही बैठा हुआ था, आपका एक जी उत्तराखंड और यूपी का इनॉग्रेशन करने वो लखनऊ आए थे। और जब सुभाष चंद्रा जी ने उनसे पूछा था कि क्या इस मामले का, यानी अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मैं मुसलमानों के जो सियासी लीडर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और दूसरे जो लोग हैं, मैं उनको एक टेबल पर लाके बिठाऊं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तब उन्होंने ये कहा था कि अब मामला न्यायालय में जा चुका है, उच्चतम न्यायालय में है और विचाराधीन है। अब जो न्यायालय का जो आदेश होगा हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि हमें हवाले कर दो तो हम 24 घंटे में इसका वो कर देंगे। ये साफ साफ ये दर्शाता है कि 2019 के चुनाव आने वाले हैं। संत समाज, साधु समाज और धार्मिक लोग जो राम मंदिर के पक्षकार थे वो इनसे नाराज हैं। उनको लुभाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये जुमला बोला गया है। मैं आपको एक वादे कहूं, लॉजिक प्रिवेल्स, कि न्यायालय का दरवाजा हम कब खटखटाते हैं इमरान भाई? जब आपके और मेरा तनाजो हल नहीं हो पा रहा है, तब हमें एक फसले तनाजो के लिए एक नए इंसान की जरूरत होती है जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारी कंट्रोवर्सी, उसको दूर कर सके। इसीलिए तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, नहीं तो हम और आप बैठ के मामले को सुलझा सकते थे। ये तो हो गई उनके बयान की तज्जिया। अब आइए दूसरी बात, जनता ने इनको प्रचंड बहुमत के साथ दिया था, ठीक है, ये तो खुशकिस्मती है कि इनको फुल मेजॉरिटी के साथ मिली है। अगर इनको थोड़ी सी भी कम मिलती तो ये फिर वही ले एक्सक्यूज देते जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर मैंने जिस दिन भी अध्यादेश संसद की पटल पे रखा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुमत नहीं है। आज इनके पास बहुमत है, तो अब ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते। अगर अल्पमत में होती सरकार ना, तो ये कहते कि जिस दिन हमारे पास बहुमत आएगा हम अध्यादेश ले आएंगे। अब आइए दूसरी बात, अब जो इनकी जो अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, शीतला सिंह जी ने जो किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद खुद नहीं चाहता कि राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ये इनके लिए ये एक एजेंडा है और एजेंडा कैन नॉट बी रिजॉल्व। सीधे तौर पर सियासत है, मुतासिर करने की कोशिश है, साधु संतों को साधने की कोशिश है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार साधु संत आपके गिरफ्त में आने वाले नहीं हैं, आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि साधु संतों में भी अब गुस्सा है और वो अपने ढंग से अपनी हिकमत अमली, अपनी रणनीति बना रहे हैं। अरशद आजमी साहब है, कांग्रेस के लीडर हैं, स्काइप पर हमारे साथ हैं। सर, पहले 2 मिनट में अपनी बात रखिए इस मौजू पर, इस मुद्दे पर। देखिए मैन भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो बता रहे थे कि ये पूरा मामला, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ला करके 2014 के चुनाव के जीतने की पूरी जो उन्होंने रणनीति बनाई उसमें कामयाबी भी हासिल हुई उनको, और उनको प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। तो अब जनता उनके मैनिफेस्टो के पालन का इंतजार कर रही थी। 5 साल पूरे गुजर गए और जनता को इन्होंने जिस तरह बेवकूफ बनाया कि आप जग जाहिर है वो सारी चीजें कि इनको ये पता था कि ये केस 2011 के बाद जो है किसी तरह आपसी समझौते से तय हो सकता था,
और ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में इन्होंने इस मुद्दे को पूरे तरीके से इन्होंने फॉलो अप नहीं कराया। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ लटकाना चाहती थी। और 5 साल जब अब गुजर गए हैं तो अब तरह तरह के बयानात इनके आ रहे हैं और ये अभी भी इस बात को बताने के लिए पूरे तरीके से सच्चाई से बोल नहीं पा रहे हैं कि इनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा था, जिसको इन्होंने सरियन जनता को बेवकूफ बना करके अपने 19 के चुनाव के लिए दोबारा फिर से लुभावने योगी आदित्यनाथ के बयानात को देखिए तो फिर से इसी मुद्दे को वो आगे सामने ला रहे हैं। क्योंकि इनके सामने बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इनके सामने देश के ढेरों मुद्दे हैं जो आंख फाड़े हुए इनकी तरफ देख रहे हैं, जिसका रोटी रोजी का सवाल है जनता के सामने, जो ना देना पड़े इनको जवाब। अब ये चूंकि न्यायालय में केस चल रहा है तो अभी जब न्यायालय में केस चल रहा है तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए जो न्यायालय फैसला करता है। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। चुनावी राजनीति, सीधे तौर पर इल्जाम चुनावी राजनीति, इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। इस पर हम और चर्चा करेंगे कि क्या वाकई चुनावी राजनीति है, लोगों को साधने की कोशिश है, क्योंकि अभी 90 दिनों के बाद इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं और कुंभ इधर चल रहा है, साधु संतों को टारगेट। लेकिन क्या वो आपके जाल में फंसने वाले हैं? उनके सवालों को आप फेस कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और कानून अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। इस पर हम और बहस करते हैं। कब होगी सुनवाई? सियासत इस पर जारी है, कुंभ चल रहा है, उसको देखते हुए और सियासत जारी है। बीजेपी के लोग अपने तरीके से लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य दीपा शर्मा कह रही थी कि संत समाज अब लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं है, उनमें भी बड़ी नाराजगी और वो अपने तरीके से इस पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। मैं राजीव रंजन जी की तरफ जाना चाहूंगा, एक बार मुझे समझाइए राजीव रंजन जी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला कहते हैं कि हम 24 घंटे के भीतर अगर ये मामला हमें दे दिया जाए तो हम इसे सुलझा सकते हैं। उनके कहने का जो भी मतलब हो, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये हो सकता है? किस बिना पर वो बात कह रहे हैं? या फिर ये भी अपने आप में एक शगुफा है, अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कहीं ना कहीं अपने वोटरों को टारगेट बनाना? इमरान साहब, 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैटर को सेटलमेंट के लिए दिया था कि आप मैटर को सेटल करो, उनको टाइम दिया गया था, जो भी उसमें पार्टी थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ जो ऑफर किया गया था कोई सेटलमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद वो मैटर अपील में आया था और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जहां तक चीफ मिनिस्टर साहब की बात है, वो अपनी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह कहीं भी लीगल टर्म से बात कर रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें दे दिया जाए तो हम कर लेंगे। मेडिएशन का, कंसिलेशन का प्रावधान है, लेकिन उसमें जितनी भी पार्टी है, अगर सारी पार्टी मिलके कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएगी, वो कहेगी कि मैं आपस में बैठ के उसको सेटल करना चाहता हूं, तो फिर कोर्ट उनको सेटलमेंट के लिए, मेडिएशन के लिए दे सकता है, कंसिलेशन के लिए भेज सकता है। हाँ। लेकिन एक सीएम साहब के कहने से, योगी आदित्यनाथ साहब के कहने से वो मैटर कभी सेटलमेंट मैं ये जानना चाहता हूं, यहां पर फिर सरकार की भूमिका बढ़ जाती है ना। अगर ऐसा हो जाए, तमाम से लोग जाएं उस पक्ष, जो पक्ष है उसके, और कहें कि हम आपस में बैठ के कर लेंगे, तब तो सरकार का किरदार बढ़ जाता है ना। नहीं, क्या इस सेंस में उन्होंने बात कही है? एक्चुअली क्या है कि जो पार्टी है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा लीगल ग्राउंड्स क्या होता है, टेक्निकलिटी देखनी पड़ेगी। अगर वो पार्टी है नहीं, जो उसमें पार्टी है, जो अपीलांट है, जो उसने अपील किया है, जो इंटरवेनर है, जो लीगली उसमें पार्टी बनी हुई है, अगर वो जाते हैं, वो एप्लीकेशन लगाएंगे, वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि मैं इसको सेटल करना चाहता हूं आपसी सहमति से। सारे पार्टी, इसमें एक पार्टी भी अगर वो विरोध करती है कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सेटलमेंट के लिए या मेडिएशन के लिए नहीं दे सकती है। उसमें तब जा सकती है जब सारी की सारी पार्टी। तो इस तरह के बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, इसका कोई मतलब कानूनी पहलू से या दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना। दिनेश जी, क्यों, मतलब क्यों आपकी पार्टी के लोग और ओहदेदारान और बड़े लीडर इस तरह की बातें करते हैं? हम समझ रहे हैं इलेक्शन है, लेकिन लोग कितना आपके घेरे में आएंगे? क्यों मतलब आप लोगों को और उकसा रहे हैं कि आपको सियासी नुकसान हो जाए? लोग नाराज हैं, चिढ़ जाते हैं, साधु संत नाराज हैं। सुन लीजिए एक चीज, पहले तो सबसे बड़ी आपत्ति मुझे इस बात का है कि साधु संत बहकावे में आ गए थे। जो साधु संत पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो किसी के बहकाव में आ जाएंगे? उनको आप क्या समझते हैं? अभी भी तो आपसे नहीं नाराज। अरे सुन लीजिए, सिर्फ साधु संत नहीं नाराज हैं, नाराज तो मैं भी हूं। नाराज तो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों नाराज है। तो 4.5 साल में आपकी मरकज की क़यादत वाली हुकूमत है, अपनी नाराजगी वहां जता देते। अब 4.5 साल बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसको देखेंगे हम, वो भी कोर्ट के फैसले के बाद। तो अवाम आपसे सवाल करेगी ना, साधु संत भी करेंगे, आप खुद भी नाराज होंगे। ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों से सवाल कीजिए। 10 सेकंड बोल देने के बाद बोलिए सर, बोलिए। ठीक है, बोलिए। हम ये कह रहे हैं
कि बहकावे में साधु सन्यासी नहीं आने वाले हैं, साधु संत वो पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी चीज रही बात आप जो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं पूरे जो भी भगवान राम में आस्था रखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भारत में रहते हैं, चाहे भारत भूमि के बाहर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, वो सारे लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य मंदिर बने। और दूसरी चीज, उनसे ये मतलब नहीं है तो उसमें हाई कोर्ट निर्णय देगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, सरकार देगा। उनका मतलब यह है कि भैया कितनी पीढ़ी गुजर गई, और मैं तो उसी पड़ोस का रहने वाला हूं कि कभी भी अपने भगवान के उस आराध्य देव के दर्शन उस मंदिर में कर पाएंगे, भव्य मंदिर में। यहां सवाल मंदिर और मस्जिद का कहां है? ये तो प्रभु राम के जन्मभूमि का सवाल है। अभी अरशद जी बैठ के यहाँ कांग्रेस, मैं तो आपको बधाई देता हूं अरशद जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम से कम आप जन्मभूमि के मसले पर आप डिबेट के लिए आ जाए, आज चर्चा, बाकी तो कांग्रेस चर्चा पर नहीं भेजती। और दूसरा सवाल है कि ये कांग्रेस पार्टी जो आज हमसे सवाल पूछ रही है, इन्हीं की सरकार थी, इनकी सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट गया था कि राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, राम सेतु के नकार रहे थे। किस मुंह से आप कहते हैं? ताले भी इन्हीं की सरकार ने खुलवाई है, ताले भी इन्हीं की सरकार ने खुलवाई है, और अदालत ने खुलवाया, सरकार ने नहीं खुलवाया। ढांचा इन्हीं की सरकार के दौर में गिरा था, ढांचा इनकी मरकजी हुकूमत के दौर में गिरा था। इमरान जी, बात पूरी होने दीजिए। दीपा जी आप सवाल करिए, नोट कर लीजिए ना, बीच में नहीं बोलता हूं तो निवेदन है, आप नोट कर लीजिए। आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। लेकिन फिर दीपा जी थोड़ा सा नहीं, संत समाज के सवालों से तो आपको रूबरू होना पड़ेगा। मैं तो रूबरू में बैठा हूँ, 1 घंटे बैठा हूँ, अगर डिबेट बढ़ाएंगे। और आप ये मत कहिए कि संत समाज बहकावे में नहीं आ गए थे, बीजेपी के बहकावे में। अब जो है वो जाग गए, अब वो जाग गए। कौन बनवा सकता है? अब वो जाग गए। जरा कोई नहीं, हमेशा अगर कांग्रेस, दीपा जी 10 सेकंड और रुक जाइए। कांग्रेस से पूछ के वादा किया था आपने कि हम राम मंदिर का, जरा बीच में मत बोलिए, बीमारी कितनी बार समझाएं आप? मैं एक बार को मान मैं सबको सुनता हूँ, नहीं मुझे अजीब लगता है। ठीक है दिनेश जी, आप जल्दी अपनी बात रखिए, मैं फिर आपके सवाल के जवाब अरशद जी के पास जाऊंगा। आप सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसे आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, एक सवाल का उत्तर दे, सवाल पूछ लिए। ठीक है। दूसरी चीज, और इन्हीं के वकील गए थे अभी, उन्होंने कहा तो 19 के बाद सुनवाई करिएगा। भारतीय जनता पार्टी गई थी, हमारी सरकार कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है, हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर के मुद्दे पर तत्काल सुनवाई। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही कि इसको 19 के बाद सुनवाई, और आप हमसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज भी इस देश के सारे लोगों का, संत समाज का, सबको पता है कि अगर राम मंदिर बनवाने के बारे में कोई सोचता है, कोई जल्द से जल्द राम मंदिर चाहता है अयोध्या में, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोचता है। अरशद जी जवाब दीजिए, सिर्फ सोचता है। उसके लिए करने आप तो चाहते हैं से बने। अरे सिर्फ सोच, अरे यहाँ तो सोच नहीं रही, हिम्मत नहीं है। अरशद जी जवाब दीजिए, कांग्रेस का जवाब लेने के लिए आ रहा हूं, माफी मांगे, फिर मैं अरशद भाई की तरफ आ रहा हूं। अरशद जी जवाब दीजिए, अस्तित्व को नकार, जवाब तो होने दीजिए। बहस करने दिनेश जी जवाब होने दीजिए। अब आप बोल चुके हैं अरशद जी को, चलिए दीपा जी आप बोलिए, फिर अरशद जी के पास राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। लेकिन 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता, छोटी अवधि नहीं होती। अगर आपने कांग्रेस की इस बात को गलत प्रूव करना था कि कांग्रेस ने अगर राम के अस्तित्व को नकार दिया, तो आपने तो सकारा नहीं, आपको भी तो, आपकी सरकार को 5 साल हो गए, आपकी सरकार ने इस 5 साल में क्या किया? 2019 के चुनाव, 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सुनी हमने। अब जब 2019 का चुनाव नजदीक है, तो अब आपने फिर वही राम का मुद्दा, आप कह रहे हैं कि 24 या योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम राम मंदिर का निर्माण कर देंगे। तो फिर 5 साल से सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं राम मंदिर का निर्माण हुआ, और क्यों ये मुद्दा कोर्ट तक जाने की नौबत आई? जब आपके हाथ में था, अभी जो यहाँ पर वकील महोदय बैठे हैं, उन सभी ने बताया कि ये सारी पार्टीज अगर मिलकर इस इश्यू को सॉल्व करती तो ये मुद्दा कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का नहीं है, पार्टी की थी, छोटा समय नहीं होता, पक्षकार है, उनका छोटा समय नहीं होता। पूछिए वकील साहब, फिर 24 घंटे में कैसे बनाएंगे आप? 24 घंटे में कैसे? 24 घंटे में कैसे आप सुलझा देंगे? फिर ये सवाल, अरशद जी इन बयानों को कैसे देखते हैं? आप पर सीधे, आपकी पार्टी पर सीधे इल्जाम लग रहा है। अरशद साहब सुनिए, अरशद साहब 24 घंटे में कैसे? अरशद साहब बहुत सारे सवाल दिनेश जी ने आपके सामने रखे, अपना जवाब दीजिए जल्दी। तो पूरे तरीके से पढ़ के आवे, वो कहां तक अपने आप को बचाएंगे इसमें? इनके प्रधानमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि हम इस इश्यू पे पार्लियामेंट में कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, साफ तौर से उन्होंने मना कर दिया। मामला कोर्ट में है, इसमें पता ही सबको, सर्वोच्च न्यायालय में। आप चाहते हैं बजट सत्र आने वाला है, एक एक बात आज से पहले की है, बजट सत्र आने वाला है, दूर है दीजिए खड़े होकर। दिनेश जी वो दूर है, उनकी आवाज तो आने दीजिए, उनकी आवाज चल रहा है, केस चल रहा है, न्यायालय का वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं, ना आप ऑर्डिनेंस लाएंगे ना आप न्यायालय का वेट करेंगे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस मुद्दे को सिर्फ उलझा के रखना चाहती है? हम तो कह रहे हैं जल्दी हो, आप कह रहे हैं 19 के बाद हो, इसका जवाब देना चाहते।
आज तो कह रहे साधु हैं संघ जल्दी भी हो। आपसे नाराज है। आप कह रहे 19 के बाद साधु हो संघ जाए, जवाब आपसे दीजिए। क्यों नाराज यानी है? कि आप साधु संघ चूहे को पिंजरे में खींचने के लिए साधु रोटी का संतों टुकड़ा को फिर एक दिखा रहे हैं। पंक्ति देती है। 2019 के चुनाव के आप दे रहे हैं आप तो कह रहे हैं कल से हो, आप कह रहे हैं 19 के बाद कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने दीजिए। जवाब क्या लेंगे? दीपा जी, जो मैं सवाल जवाब 3 दे रहे सवाल हैं। उठाए उसका जवाब दे जवाब दीजिए। दीजिए अरशद जी, फिर आप मैं- पूछ लीजिए, अरशद जी मैं के नहीं पास बोलूंगा। जाऊंगा, जी। पहले आपकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया था कि नहीं राम के अस्तुत्व को नकारा था, कहिए हाँ या ना। नंबर 1 और दूसरा हम कह रहे हैं कल से आपकी आवाज लेट पहुंच रही है सर। नहीं, मैं दूसरा सवाल मैं कह रहा हूँ। एक एक करके आप जवाब तो लीजिए। बात पहला ले सुनेंगे, आप सिर्फ बात आप करेंगे। आप जब बात सुन सकते नहीं है तो आप दूसरों की बात भी सुना कीजिए कम से कम। अरे तो सवाल का लेकिन जवाब दीजिए, जलेबी मत बनाइए। नहीं, जलेबी तो आप बना के नहीं, पेश कर आपकी रहे हैं। सरकार गई थी इस सर्वोच्च मुद्दे न्यायालय को में कौन राम के उलझा रहा है? अस्तुत्व को 5 नकार साल देगी, से हाँ या मोहम्मद ना? आपको दी गई थी, किस लिए दी गई थी? आपको इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। अरे प्रदेश से लेकर मैं जो पूछ रहा हूँ। प्रचंड बहुमत दी गई थी। अब आप कह रहे हैं 19 के बाद गए थे, आप क्या कह रहे हैं कि मंदिर कब बने? हिम्मत है तो कहिए ना। मंदिर को हमने मैनिफेस्टो में आपने बनाया। अरे अरशद जी, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा। सिर्फ आप में हिम्मत है तो कहिए एक बार। चले आए कांग्रेस का, कहिए हिम्मत है तो। नहीं, बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए। कहिए। हाँ रुकिए, कहिए। न्यायालय अगर फैसला दे, अगर फैसला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनेगा। नहीं, ये बात गलत है। गलत है, सही है, आप बताइए। खुद वजीर आजम ने कहा जो भी अरे मैं फैसला कह रहा होगा, हूँ। न्यायालय का जो भी फैसला होगा, जब जन्मभूमि कानून की पर- बात मानने की बात होगी तो जो भी फैसला हो, जो भी फैसला हो, आप बोलिए ना कि हम उसको मारेंगे। असद जी, असद खान फलाई साहब कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को, कैसे देखते हैं ऐसे में जबकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? इनकी हताशा और निराशा। अरे हमारी हताशा और निराशा। अगर मैं मंदिर की बात अरे आप करूं, बोलने तो हताशा और दीजिए। निराशा। दिनेश जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। यार आप दूसरों को एटिकेट मनीष जी आऊंगा, आपकी बात रोचक बात सुन जाऊंगा। दूसरों को एटिकेट सिखा रहे हैं, पहले खुद तो उसी एटिकेट पे अमल कीजिए। एक-एक करके, कि जब एक-एक करके। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। देखिए आपके जी बीच में सलाम भी की जो कर रहे एक बात बता दें, जी सलाम के जो दर्शक है ना, वो इस तरह की चिल्लाने को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक एक करके सुलझे हुए अंदाज में, बहुत अलग किस्म का दर्शक वर्ग है। जब वो तो हमारी बोल रहे गुजारिश है हैं तो कि सुन उस तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए और एक निवेदन है कि ठीक है जो सवाल है उसका जवाब भी आना चाहिए। फलाई साहब की बात है। आप ठीक थोड़ी है। सवाल पूछेंगे। अरे मैं आपसे ना, आप एंकर हो गए क्या? देश की जनता को यहाँ जवाब इमरान जी देना किस लिए बैठे हैं? देश आप की पैरवीकार जनता को होंगे जवाब- क्या? अरे कांग्रेस पार्टी के पैरवीकार हैं क्या? आप इमरान जी को पूछने दीजिए ना, मैं तो इमरान जी के माध्यम से पूछ रहा हूँ। नहीं, अच्छा जी, आप मैं- मुझे आप- बताइए, आप क्यों बताएं मैं आपको? आप सवाल कर रहे हैं उनसे, आप सबसे रहे हैं। आपके जो बयानात हैं उस पर वो आप जवाब देंगे ना, आपने जो सवाल उठाया। पूछिए, ठीक है। अभी अब आप देख सकते हैं ना कितनी हाँ, बिल्कुल, frustration, आप कितनी दीजिए। हताशा और कितनी निराशा है। हमारे देश अंदर की कोई जनता- हताशा और निराशा नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, निजी बात है, ठीक है। ये कौन सी बात है सर? ठीक। आप दूसरे की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हाँ, अरे, ठीक। हम अरशद जी ठीक है को सुन सर, रहे थे। अरे तो ये आप मुद्दा मेरी ऐसा तो है, इसमें सुनेंगे। गर्मा गर्मी हो जाती है। सर अपना जवाब दीजिए। सुनिए, देश की जनता से इन्होंने वादा किया था कि हम बना के देंगे। आज तो इनके ये अगर एक्सपोज नहीं होते, अगर इनके पास पूरी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार नहीं होती, इन्होंने कंडीशन अप्लाई थोड़ी लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही स्वागत करेंगे हम, जैसे होता है ना डिस्काउंट। गलत बोल रहे हैं। सुनिए, अभी मुझे नहीं, बोलने मैं दीजिए। एक लाइन सुन तो बीच में लीजिए। सुधार आपने दो। देश की जनता से बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, आप कहाँ है बोला था जरा दिखाइए ना, क्या बोला था? आपको जानकारी है नहीं? अरे मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो आप निकालिए ना, गूगल कीजिए। क्या वर्ड यूज हुआ? आप गूगल कीजिए ना, आपको जानकारी बताइए ना। इंग्लिश का मैनिफेस्टो अरे आप बताइए ना, आप बताइए। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी हासिल करके आइए। आप मेरे मैनिफेस्टो खोलिए, खोलिए, लाइन पढ़िए। क्या है? हाँ सुनाइए। नॉट फेयर। हाँ आप सुनिए या ना, तो सुनिए या तो फिर मैं आपको नहीं बोल सुन रहा। लीजिए मत ना, करिए दिनेश जी, जनता पहले को। सुन लीजिए। आप सुन तो लीजिए। नहीं, इमरान जी दिनेश जी, गलत मुझे बात- आपकी बताइए। आवाज गिरानी पड़ेगी। नहीं, एक बिल्कुल मिनट, गिराइए। मैं आपकी आवाज आप गिराऊंगा, कहिए। आप उनको बोलने दीजिए ना, पहले सुन तो गलत लीजिए। बोलिए ना, नहीं कहिए। गलत होगा तो आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। गलत होगा तो आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। सुन तो लीजिए, बताइए। पहले सुन लीजिए। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर है ये लाइन, पढ़ लीजिएगा दोबारा घर क्या है वो जाकर। बताइए ना। घर आकर क्या वी विल रिजॉल्व द अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, फ्रेमवर्क। बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। है ना? यही तो मैं भी कह अब रहा हूँ। आइए, अरे तो यही तो आगे तो- प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अरे तो आगे तो आइए। हाँ, आगे आगे तो आइए। अध्यादेश किसमें आता है? अध्यादेश किसके अंदर आता है? एक-एक बिल करके लाना बोलो, किस एक-एक चीज के करके अंदर बोलो। आता है? आप मुझे ये बताइए। देश की जनता ने यही तो सोचा था, क्योंकि आप इससे पहले यही तो वादे करते आ रहे थे अरे वो कि हम आपके पास अध्यादेश फाइल कर लेकर देंगे ना। आकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। देश की जनता तो यही समझ रही थी। देश की जनता में ने तो ये थोड़ी सोचा देश था की कि जनता आप आज बिल्कुल समझ रही थी, आप नहीं समझ रहे थे। आपने एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे और इंतजार करेंगे, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो यही कह रही हैं कि मामला दूसरी नहीं कह रही, उनके मनीष साहस जी, नहीं है। मनीष जी, मनीष जी, साहस नहीं है। मैं आ रहा हूँ दिनेश जी। मनीष जी, आप मनीष, समझाइए ये जो दिनेश जो जी, किसी को सवाल बोलने नहीं दे रहे। जो सवाल मनीष जी, ये डिबेट का तरीका नहीं होता नहीं, है नहीं, कि बिल्कुल आप अपनी नहीं। बारी में भी बोले और दूसरा कोई बोलने की मनीष जी, कोशिश जो कर रहा है, तो you are असद खान trying to साहब ने break the सवाल flow। उठाए उसका तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो सच्चाई है, जो लिखित में सच्चाई है, उस पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पहले मनीष जी आप इसके जवाब दें। देखिए, एक फिल्म आई थी जॉली LLB 2, उसमें जज साहब, माननीय जज साहब ने क्या कहा कि देखिए, पहली हियरिंग में जज जानता है
कि सच्चाई क्या है, उसे सबूतों की दरकार होती है। हमारे केस में भी सही मायनों में आज से पहले जितने भी जज रहे हैं इस केस में, और आज जो जज है वो सब जानते हैं सच्चाई क्या है। समस्या उनकी ये है कि उन्हें ये कहना है और ये निर्णय लिख के देना है। अब लेकिन निर्णय कब होगा? जब सुनवाई होगी। तो ऐसे में कुछ पार्टियां जिनमें कांग्रेस शामिल है इस तरीके का प्रयास करती हैं कि कैसे ही ये सुनवाई डिले हो। देखिए, राजीव धवन जी ने, वकील साहब ने कहा कि जस्टिस यूयू ललित एक पुराने केस में उन्होंने एक पैरवी की, तो वो इसका मतलब है वो वापस बैक ट्रैक हो गया। तो वापस हम इस चर्चा को इस कानून के जो प्रावधान थे उसमें ही आगे बढ़ाएं, तो देखें कि अगर ये सुनवाई आगे बढ़ती है तो काम आगे चल जाएगा। और जहां योगी साहब ने कहा कि अगर हमें कोर्ट ये फैसला करती है कि मामला आप सुलझाओ तो सुलझा सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? जैसा मैं राजीव जी से असहमत हूं कि अगर कोर्ट रात को 12 बजे भी खुल सकता है तो कोर्ट सरकार को यह आदेश भी दे सकता है कि आप अपने विवेक से इस मुद्दे को सुलझाओ, और इसमें मेरी राय में कुछ भी गलत नहीं है। आम जनता की राय से समझें, हम वकीलों की राय से ना समझें। आम जनता यह समझती है कि अगर संसद के ऊपर भी कोई और है तो वो है कोर्ट, और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो मैं ये समझता हूं अपने अल्प ज्ञान के आधार पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस देश की सरकार को ऐसा आदेश दे सकती है कि इस मुद्दे को आप सुलझाएं। तो मेरा निवेदन यह है कि इस एंगल को भी छीना जाए। मैं राजीव रंजन से थोड़ा समझूंगा, और असद जी, हाँ असद जी आपको ऐतराज है, अपना बात रख लीजिए, फिर राजीव रंजन से पूछूंगा। बात करी थी डिबेट की इमरान भाई, तो यूनानिमसली सबने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, कि अगर न्याय करने में देर हो जाए तो वो अन्याय के बराबर जैसा होता है। ठीक है, उसी अन्याय से बचने के लिए ही तो आपको जनता ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया राज्य में भी और केंद्र में भी, कि अब और प्रतीक्षा ना करनी पड़े। अरे सर, सुनने दीजिए, पूरी बात बोल लूं, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू कीजिए। लोकतंत्र के अंदर संसद सबसे बड़ा मंदिर होता है, ये बात समझनी पड़ेगी। संसद जो भी कानून पारित करेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो सुप्रीम कोर्ट स्क्रीनिंग कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संसद नहीं है। संसद जो है अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है सिर्फ उन चीजों को जो कानून बनाती है संसद। अगर संसद के अंदर आप बैठे हुए थे तो आपको चाहिए था कि आप कानून बनाकर इस जस्टिस डिलेड को आप जल्दी कर लेते। सर सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए हुए कानून, वही सवाल है, 4.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानून रिव्यू कर दिया। अच्छा, अरशद आजमी साहब के पास जा रहा हूं, तो अगर यहाँ ऑर्डिनेंस बन गया, जो इल्जाम लग रहा है सर, एक सवाल अरशद जी, कोर्ट के ऊपर डिले करने का कांग्रेस आपकी सियासी जमात पर बार बार इल्जाम लगता रहा है, इस मामले को आप लोग डिले करवाते हैं, इसका जवाब जरूर दे दीजिए। आप सुन लेंगे जरा उनको। नहीं, डिले कौन कर रहा है? आप ये देखिए कि इनको 2011 के बाद जब ये निर्णय आया था, 3 भाग में न्यायालय ने बांटा था, उसके बाद 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो जनता ने जब इनको इस मुद्दे पे, खासतौर से राम मंदिर के मुद्दे पे पूर्ण बहुमत दिया था, और इनको उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के स्टेट में इनका प्रचंड बहुमत हुआ। इनके ऊपर कौन सी अड़चन ऐसी आ रही थी ये उसको रोकते? कांग्रेस पार्टी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ने के लिए ये हमेशा बैठे रहते हैं, क्योंकि इनका अपना खुद का मैनिफेस्टो में किया गया वादा अब झूठा साबित हो रहा है। तो अब ये सारे इल्जाम कांग्रेस के ऊपर क्यों? सवाल इस बात का है। और इन्होंने कभी भी बेरोजगारी का मुद्दा, और कभी किसानों का मुद्दा, कभी जो है देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा, कभी देश की सुरक्षा का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पे ये चूंकि फेल हो चुके हैं, तो अब इनको 4.5 साल, जब इनके 60-62 दिन बचे हुए हैं, अब राम मंदिर की मोहब्बत इनको चढ़ गई है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके इसी सवाल के साथ मैं दिनेश जी के पास भी जाऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। सर, एक और ब्रेक, एक और वक्फा, अभी हाजिर हो रहे हैं इस गर्मा गर्म बहस में, और जब इस मुद्दे पर बहस होती है तो गर्माहट हो ही जाती है, स्टूडियो में भी, स्टूडियो के बाहर भी। चलिए इस पर हम और बात करेंगे। है ही ये मुद्दा कुछ ऐसा देश के लोगों के जज्बातों से जुड़ा हुआ? अभी हाजिर हो रहे हैं। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी की क़यादत में प्रयागराज में परम धर्म संसद शुरू हो गई है, और मंदिर इशू को लेकर के साधु संत भी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। आचार्य दीपा शर्मा जी हमारे साथ हैं। आचार्य दीपा शर्मा, आप लोग जो समझ में आ रहा है बीजेपी से नाराज है, आपकी बातों से मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आप लोग बीजेपी से ठगा गए हैं, बीजेपी ने धोखा दिया है, ये परसेप्शन बन गया है आप लोगों का, साधु संतों का। ऐसे में
अब क्या आप लोगों की हिकमत अमली, क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? वेट करेंगे या किसी दूसरी सियासी जमात से अपील करेंगे कि भाई आप आगे आइए इलेक्शन से पहले और जो हमें मंदिर देगा उसकी सरकार बनाएंगे? क्योंकि साधु संतों की बातों का भी इस मुल्क में बड़ा असर होता है जब धर्म की सियासत तमाम लोग करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, बिल्कुल साधु संतों के द्वारा ही ये देश चल भी रहा है। अगर इस देश में साधु संत ना हो तो भारत की अपनी कोई पहचान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कुछ समय पहले ही अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में बहुत सारे साधु संत इकट्ठे हुए और जिन्होंने राम मुद्दे को लेकर बात की थी। अयोध्या में बात हुई और अभी फिर से, पहले भी प्रयाग में एक बार संसद हो चुकी है कुछ इसी तरह के विषयों को लेकर, कभी गंगा की अविरल धारा को लेकर, कभी इस तरह के इश्यूज होते रहे हैं जिसमें कि सरकार हमेशा फेल हुई है। अभी अगर यहाँ पर बात करें तो मुझे ना तो साधु समाज को किसी पर्टिकुलर पार्टी से नाराजगी नहीं है। जो सरकार सत्ता में है, जो सरकार से उसे उम्मीदें हैं, जिस सरकार ने आश्वासन दिलाया है, आश्वासन दिलाने के बाद भी अगर वो काम नहीं करेगी तो साधु संतों की नाराजगी जायज है। इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस। अब यहां पर बात आ जाती है सियासत की कि जब बीजेपी पर आरोप लगता है तो वो कांग्रेस की तरफ सरका देते हैं और कांग्रेस की तरफ अगर आरोप लगता है तो वो बीजेपी की तरफ सरका देते हैं। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता कि अपनी अपनी सरकार में उन्होंने कौन से झंडे गाड़े हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी से नाराजगी का सिर्फ एक ही वो है कि इन्होंने जो एजेंडा वोट इकट्ठी करने के लिए जब इलेक्शन के समय पर इन्होंने दिया था तो सबसे पहला मुद्दा हिंदू वोट बैंक के लिए इन्होंने राम मंदिर लिया था, जिसमें कि ये पूरी तरह से फेल है। 4.5 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। अब नया आज इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 24 घंटे में हम इस मुद्दे पर फैसला ले लेंगे। तो मैं ये सोचने पर कभी कभी इस देश का दुर्भाग्य है कि जो काम ये सरकार पूरे 5 साल में नहीं कर पाई, क्या वो 24 घंटे में कुछ कर पाएगी? अब हमारी उम्मीदें चाहे किसी दूसरी सरकार के साथ हो या बीजेपी के साथ या फिर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ हो, लेकिन हमारा मुद्दा जो है वो वही है, वही का वही है कि राम मंदिर को लेकर क्या कौन सी सरकार या सर्वोच्च न्यायालय कब कौन सा स्ट्रॉन्ग कदम उठाएगा जो अभी तक नहीं उठाया गया है। ठीक है दिनेश जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और यहां पर मैं राम मंदिर शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तनाजा है, ये कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस तनाजे को लेकर के आपका मौकिफ और आप कटघरे में ज्यादा है क्योंकि आपने बड़े वादे किए थे एक पक्ष से। ऐसा है कि उसमें हाई कोर्ट का निर्णय है कि रामलला जहां विद्यमान है, राम मंदिर राम जन्मभूमि वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं राम जन्मभूमि कहने से। देखिए दूसरी चीज, नहीं आप कहिए। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं, हम दूसरी चीज, हम दूसरी हाँ। चीज, इसलिए कि अदालत भी जो निर्णय देती है वो साक्ष्यों के आधार पर देती है और साक्ष्य सब मंदिर के साथ ही है। और दुनिया को पता है कि अयोध्या जो है राम का है, बाबर का नहीं। बाबर का तो हिंदुस्तान भी नहीं था, मैं आप बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने इसलिए कहा कि देखिए जो मसला न्यायालय के बाहर है उसको उन्होंने 24 घंटे में किया कि नहीं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि कोई भी सरकार थी मंदिर नहीं बनवा सकती थी, लेकिन अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में क्या कोर्ट ने मना किया था? कि बहुत सारी वहां सरकार रही, इसके पहले भी सरकार थी, दूसरे दल की सरकार थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो मथुरा हो, विकास की रफ्तार वहां बढ़ी कि नहीं? दोनों नगर पालिका से नगर महापालिका बनी कि नहीं? मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए करना पड़ा ये सब। जरा मेरी बात एक सुन लीजिए। जहां पर अदालत है, अदालत की अवमानना जहां नहीं हो रही है, वहां पर कैसे फैजाबाद से अयोध्या हुआ, कैसे वहां भव्य राम की मूर्ति वहां लगने वाली है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ रहा ना। 3 राज्यों में आप इलेक्शन हार गए, 3 राज्यों में आप इलेक्शन हार गए, क्यों नहीं? फिर आप क्यों इलेक्शन से जीते? बिल्कुल, हम कह रहे हैं हमारे लिए वोट के लिए जब ये करते हैं तमाम चीजें, हमारे लिए भगवान राम वोट बैंक का आधार नहीं है। हमारे लिए क्या बात करें दूसरे लोगों के लिए होंगे, दूसरे लोगों के लिए होगा। साधु संतों को भी समझना पड़ेगा। आप इसको इलेक्शन के नजरिया से देखिए सर, साधु संतों को भी समझना होगा कि अगर कोई उनके हम सब के राम मंदिर की बात करेगा तो वो भाजपा ही कर सकती है, उसे राजनीतिक मुद्दे से ना देखें। सवाल और था, कांग्रेस तो नहीं कर रही है ना, वो तो राम मंदिर कहने से बच रहे हैं। इमरान जी, एक चीज और आपका सवाल था कि आप धर्म संसद हो रहा है, देखिए वो धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, वहां तो धर्म की ही बातें होंगी, वहां तो मंदिर की ही बातें होंगी निश्चित तौर पर। क्या वहां बाबरी मस्जिद की बात होगी? तो निश्चित तौर पर। और जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस अदालत की, संविधान के भी पहले पेज पर राम दरबार है, इसलिए वहां भी राम की मान्यता है, इसलिए उसको इंकार नहीं किया जा सकता है। और मैं पहले भी कह रहा था, देखिए आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा कि कुछ मामलों में अदालत 2 बजे बैठती है, 12 बजे बैठती है, 1 बजे बैठती है, अच्छा है, बैठना चाहिए। लेकिन ऐसे मसले पर भी जो इतने दिन से मामला पेंडिंग में है, लोगों की जनभावना से जुड़ा हुआ है, और हिंदू समाज अपने आराध्य देव प्रभु राम के उस जन्म स्थान पर मंदिर की बात कर रहा है। हम मंदिर की बात यहां नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में? ठीक है सर, ना तो ये तमाम बातें आप पहले भी बोल चुके, करा क्या वो सवाल है। असद खान फराई साहब, असद खान फराई साहब, एक बड़ी ठीक है, ठीक है मनीष जी, अरे असद जी को सुन लीजिए, असद खान साहब सुन लीजिए, एक एक करके
करके फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा सर, फाइनल कमेंट में बोल लीजिएगा। इनका ये बहाना चलिए मान लेते हैं कि मामला न्यायालय के अंदर है, ठीक है। पिछले 4.5 सालों में इन्होंने कितने प्रयास किए, तीनों पक्षकारों को एक टेबल पे लाके बिठाया होता और कहा था कम से कम आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लो। इन्होंने एक प्रयास नहीं किया, एक बार तीनों पक्षकारों को कंसल्ट नहीं किया, उनको अप्रोच नहीं की। तो आप कैसे मान सकते हैं संजीदा और गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को सुलझाने के लिए इनसे इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि ये नहीं चाहते कि वहां निर्माण हो, ये तो सिर्फ उस पर राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास अब मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है सर। सुनिए, 30 सेकंड में आप तमाम लोगों के फाइनल कमेंट लूंगा मैं 30 सेकंड में, एक एक करके आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड में अपनी बात अच्छे से रख लीजिएगा। चलिए राजीव रंजन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट इस पूरी बहस पे। आपके इस चैनल से मैं पूरे देश के जनता को ये बताना चाहूंगा कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने रीट फाइल किया कि डे टू डे हियरिंग हो इस मैटर का और जल्द से जल्द डिस्पोजल हो। तो ये कहना, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग हट के बात कर रहा हूं, एज ए एडवोकेट बात कर रहा हूं, ये बात कहना कि किसी ने प्रयास नहीं किया, ये गलत है। क्योंकि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगी है, रीट पिटीशन फाइल किया गया है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, उसके अकॉर्डिंगली इस मामला को फिर अकॉर्डिंगली उनका रोस्टर होता है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कुछ कोशिश हुई, कुछ प्रयास हुई है, कई बार कोशिश की गई है, एप्लीकेशन लगाई गई है, इसलिए लगाई गई है। अरशद आजमी साहब, 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, और ये डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि उसे क्या करना है। मेरे पास वक्त कम है। अरशद साहब, देखिए, बिल्कुल सीधा मसला है ये कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रखा था और 5 साल का जनता ने इन्हें पूरा समय दिया। और ये बिल्कुल सही बात है कि कभी भी इन्होंने टेबल टॉक करने के लिए तीनों पक्षों को कभी बुलाया तक नहीं, ना इन्होंने कोई उस पर ध्यान दिया, क्योंकि ये मुद्दे को हमेशा उलझा के रखना चाहते हैं। अभी जब ये बात करते हैं तो बाबर के जमाने से चले आएंगे। बताइए, इनको क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए सरकार दिया था बनाने के लिए कि अयोध्या के डेवलपमेंट करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे? ठीक है सर, आपका वक्त पूरा हुआ, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। मैं आचार्य दीपा शर्मा जी के पास आऊंगा, क्या कहेंगी 30 सेकंड में? सर, चमत्कार को नमस्कार एक कहावत कही जाती है। हमारा जो देश है उसे संविधान के अनुसार चलना है, लेकिन फिर भी जो एक आम जनता है, जो राम भक्त हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे वो संत समाज है, चाहे एक आम व्यक्ति है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, कोई भी है, हर एक व्यक्ति की ये इच्छा थी, ये एक अपेक्षा थी कि अब जब सरकार आएगी 5 साल के लिए, तो निश्चित रूप से 5 साल एक सफिशिएंट टाइम होगा और हमारा राम मंदिर बनके तैयार होगा। जहां पर आज भी तंबू का तंबू ही टंगा हुआ है, वहां राम मंदिर तो छोड़िए, मूर्ति तक भी स्थापित अभी संत समाज निराश है, संत समाज नाराज भी है और निराश भी है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा मनीष कुमार गुप्ता जी, फाइनल कमेंट। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि संत समाज अपनी पुरानी मांग भूल गया है। ये सिर्फ अयोध्या और भगवान राम का मुद्दा नहीं था, ये अयोध्या, मथुरा, काशी 3 मुद्दे थे। आज ये अकेले भगवान राम पे क्यों रह गए हैं? और जहां तक मैं दूसरे पक्षों की तरफ देखता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि आप सबको टेबल पे लाइए। अरे कैसे ले आएंगे? वो तो एक खुद पार्टी है, पार्टी नहीं, ये तो वो तो चाहते ही नहीं। देखिए, दूसरे पक्षकार तो चाहते ही नहीं। इसलिए मेरी न्यायालय से ये मांग है कि इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई करके इस मामले को शीघ्र समाप्त करे। ठीक है, मैं अब आऊंगा दिनेश सिंह जी के पास। देखिए, दिक्कत क्या है, हमसे तो लोग अपेक्षा कर रहे हैं, हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से, और अपेक्षा को पूरा ही हमारी पार्टी ही करेगी, हमारी सरकार करेगी, उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, हिंदू भी चाहते हैं वहां मंदिर बने, मुसलमान भी चाहते हैं वहां, लेकिन जो तथाकथित हिंदू हैं, जो समय पर टोपी पहनते हैं और समय पर चंदन धारण करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वहां राम मंदिर बने। राजनीति ये लोग करते हैं कि मंदिर के मुद्दे पर कभी ये भगवान के अस्तित्व को नकारेंगे और कभी त्रिपुंड धारण करके देश को दिखाएंगे, कभी जालीदार टोपी लगाएंगे, कभी चंदन। हम पहले भी कहते थे वहां मंदिर बनेगा, आज भी हम कहते हैं अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनेगा। ठीक है, असद खान फलाही साहब, फाइनल कमेंट आपका इस मुद्दे पर। सिर्फ इन लोगों ने, जो खास करके जो अलंबरदार थे राम मंदिर के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करी है, नारे दिए हैं, आज तक उस पर कंक्रीट और कंस्ट्रक्टिव कुछ भी करके नहीं दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि काश के इन राजनीतिक लोगों ने, इन धार्मिक लोगों का इस्तेमाल ना किया होता, तो आज अयोध्या के अंदर मंदिर भी भव्य निर्माण हो चुका होता और मस्जिद भी बन चुकी होती और विवाद का समाधान हो चुका होता। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक पार्टी ने इसको अपना एजेंडा बना लिया, इसलिए उस चेतना को जगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में, भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाया गया ताकि उसका
पोलराइजेशन और उसका कंसोलिडेशन किया जा सके वोट के अंदर, और वो फायदा उठाया है। मंदिर आज भी वहीं के वहीं। ठीक है, तो सियासत कहीं ना कहीं इस पर हुई है, अब देखना ही होगा आगे इस मामले को कोर्ट किस तरह से लेकर जाता है, और बाकी इलेक्शन से पहले इस पर और कितनी सियासत होती है या कोई और बड़ा ऐलान होता है आगे आने वाले दिनों में, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस में, इस बातचीत में हिस्सा लेने का। आप देखते रहिए जी सलाम।